Hello, students, and welcome to Prep IAS. I am Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSC prelims, and the topic for this particular video is going to be constitutional developments under British rule. So let's begin. So basically students, we have already completed our freedom struggle. हम लोगों ने इंडिपेंडेंस और पार्टीशन वाला जो पार्ट है वो लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था। अब जो आने वाले सेशंस रहेंगे हमारे नेक्स्ट 3, उनके अंदर हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डेवलप हुई, एजुकेशन कैसे डेवलप हुई, प्रेस कैसे डेवलप हुई, कौन इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स रहे, एट्सेट्रा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स की बात कर रहे हैं, जिनके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग जो है पिट्स इंडिया एक्ट के साथ स्टार्ट करें, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के साथ स्टार्ट करेंगे एक्चुअली। तो 1773 से लेके एक तो हमारे 1857 तक, इस बीच में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स डेवलप हुई हैं, ये किसके अंडर हो रही हैं? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर डेवलप हो रही हैं। 1857 के बाद स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कौन टेक ओवर कर लेगा? क्राउन रूल हो जाएगा। ब्रिटिश जो क्राउन है वो टेक ओवर कर लेगा ऑल टुगेदर इंडिया को एज अ कॉलोनी। तो इसके बाद जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो हम देखेंगे कि भाई हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स कुछ एक्ट्स जिनको हम यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये जो 3 एक्ट है इनका डिस्कशन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इनको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पर हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स आई उनको हम पढ़ने वाले हैं, और फिर उसके बाद में जब क्राउन रूल हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास में 2 काउंसिल्स एक्ट आती हैं, वो 2 काउंसिल एक्ट हम कवर करेंगे। ये 3 एक्ट हम इसलिए कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के जो लेक्चर्स थे उनके अंदर हमने ऑलरेडी इनका डिटेल डिस्कशन कर लिया था। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब रूल कर रही थी तो उस टाइम पर किस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स को लागू किया गया। बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास में जो सबसे पहली एक्ट आती है इसको अपन कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट के आने से पहले कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने जिनकी वजह से हमारे को इस एक्ट को लागू करना पड़ा। तो पहले उन सर्कमस्टांसेस से डील करते हैं, दैट व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोविजंस। बेसिकली स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 1765 से 72 के बीच में हमने देखा था, 1757 से लेके 1765 के बीच में हमारी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1757 से लेके 65 के बीच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी और फिर उसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर, ये दोनों जीत लिए थे, और इसकी वजह से इनको दीवानी यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स मिल गए थे ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ठीक है, तो इस बीच में हम देखते हैं कि इनके पास में जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी आ गई स्टूडेंट्स, तो कंपनी जो है उसके पास सडनली बहुत ज्यादा पैसा आने लग गया। अब यहां पर आप देखेंगे कंपनी के पास इतना पैसा आ रहा है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि इनके पास अथॉरिटी है लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बेसिकली ये अभी भी अपने आप को एक ट्रेडिंग कंपनी बोल रहे हैं, इनका इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, और रैम्पेंट करप्शन करके, खास करके जब इनको बंगाल बिहार की दीवानी मिल जाती है, ये लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इतना पैसा कमाने के बावजूद भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस टाइम पीरियड के बीच में बैंकरप्सी डिक्लेयर करती है कि हमारे पास में पैसे नहीं है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहती है कि हमें लोन एक्सटेंड करो। ब्रिटिश पार्लियामेंट कहती है भाई इतना पैसा तो कमा रहे हो और तुम बैंकरप्ट तो कैसे हो गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या हो रहा है, सर्वेंट्स जो हैं इसके अंडर, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, वो पर्सनल करप्शन करके अपने लिए पर्सनल वेल्थ इकट्ठी कर रहे हैं, जो इंग्लैंड में जाके उनकी बीवियां फ्लॉन्ट करती हैं दूसरों के सामने, और वो जलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे हैं जो कह रहे हैं कि इनकी मोनोपोली को खत्म करो और बाकी लोगों को भी इंडिया के साथ ट्रेड करने दो।
तो यहाँ पे हमने सरकमस्टेंसेस में क्या देखा कि एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में पैसा खूब है, उसके अलावा अथॉरिटी पूरी है, ठीक है, और पैसा कमाने की, इंडिविजुअल मोनोपोली है इनकी कि हम ही ट्रेड करेंगे इंडिया के साथ में, और इसके पीछे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि भाई इतना बड़ा एरिया अगर तुमने कैप्चर कर लिया है तो वहां पर तुम्हारी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी भी बनती है। ऑन दी अदर हैंड इतना पैसा कमाने के बावजूद, जहां पे इन्होंने पेजेंट्री का सीवियर ऑपरेशन किया है, उसके बावजूद ये कंपनी की बैंकरप्सी डिक्लेयर करते हैं, जबकि सर्वेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअली बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, फ्लरिश कर रहे हैं करप्शन की वजह से। ये सब देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, हमारी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो ये कोशिश करती है कि भाई कंपनी को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, इनकी स्ट्रिंग्स को जरा पुल किया जाए, और इस वजह से इनके बिजनेस में कुछ ऑर्डर लाने के लिए ये कंपनी की डे टू डे फंक्शनिंग को रेगुलेट करना चाहती है। और इस वजह से स्टूडेंट्स, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पास करती है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट के अंदर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज किया जाता है ऑल टुगेदर, और यहां पर हम देखते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है इस संदर्भ में हमारे पास में चेंजेस आते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी के, बेसिकली अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर हम देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हमारे पास में अभी टॉप ऑफिशियल्स जो बैठे हैं वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्हें हम कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और इनके अंडर फिर हमारे पास फर्दर और एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टॉप ओनर्स बैठे हैं कंपनी के। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ब्रिटिश पार्लियामेंट ये डायरेक्शन देती है कि तुम गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सारी कम्युनिकेशन सबमिट करोगे अबाउट द सिविल मिलिट्री अफेयर्स जो कि बंगाल के अंदर हो रहे हैं, और जो भी रेवेन्यूज का काम तुम्हारा चल रहा है इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको खुद कम्युनिकेट करनी है ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहती है कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो है उनकी पावर बढ़ा दी जाए और उनको गवर्नर जनरल बना दिया जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल अब बनेंगे, जो बंगाल के गवर्नर थे अभी तक, जो अब गवर्नर जनरल बनेंगे उनके लिए पावर्स भी ज्यादा बढ़ाई जाती है। इनको अब क्या एक्स्ट्रा पावर्स मिल रही हैं? बेसिकली इनके पास पावर आती है टू सुप्रिटेंड एंड कंट्रोल अदर टू प्रेसिडेंसीज, दैट इज मद्रास एंड बॉम्बे, इन मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। अगर ये पॉइंट आपको समझने में कंफ्यूजन आ रही है तो इसका भी अपन थोड़ा सा बैकग्राउंड रिफ्रेश कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इनिशियली क्या था, हमने इनिशियली जो कंट्रोल सबसे पहले लगाया था वो 3 प्रेसिडेंसीज के अंदर लगा लिया था। ये 3 प्रेसिडेंसी अपने पास है बंगाल, इसके अलावा अपने पास है बॉम्बे, और बॉम्बे के अलावा अपने पास में है मद्रास। मद्रास जहां पे अपन ने एक फोर्ट बनाई थी सेंट थॉम, और उसके अराउंड के एरिया को कैप्चर कर लिया था। अब यहाँ पर ये जो 3 प्रेसिडेंसी हैं इनके 3 इंडिविजुअल गवर्नर थे अपने पास में, बंगाल का, बॉम्बे का, मद्रास का। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अब जो गवर्नर जनरल अपने पास में बन रहे हैं बंगाल के, जिनका स्टेटस इंक्रीज कर दिया गया है, इनको बोला गया कि भाई आप जो है मद्रास और बॉम्बे के ऊपर अपना कंप्लीट कंट्रोल एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एज अ रिजल्ट पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है वॉरेन हेस्टिंग्स को। प्लीज स्टूडेंट्स आप यहाँ पर अच्छे से याद रखेंगे कि ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, वो आगे जाके आएंगे, अभी ये सिंपली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। यहाँ पर ये जो गवर्नर जनरल है स्टूडेंट्स ऑफ बंगाल, इसको अपॉइंट करने की अथॉरिटी आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास ही थी, जो इसको डायरेक्ट कंट्रोल में रखते थे और गवर्नर जनरल को इनको रिपोर्ट करना जरूरी था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर हमने एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया, कहां पर? कैलकाटा के अंदर, टू गिव जस्टिस टू यूरोपियंस, द एम्प्लॉयज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द सिटीजन्स ऑफ कैलकाटा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 1781 के अंदर 1773 की एक्ट को एक बार के लिए अमेंड किया गया।
ये अमेंडमेंट हमने क्यों किया? ये अमेंडमेंट हमने इसलिए किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इसके ज्यूरिसडिक्शन से हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स, यानी कि हमारे पास में जो ब्रिटिश सर्वेंट्स आए हुए हैं, और उसके अलावा हमारे पास में गवर्नर जनरल जो हो गया, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल हो गया, इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। यानी कि ये अपनी ड्यूटीज के तहत जो भी कर रहे हैं वो जस्टिस के जुरिस्डिक्शन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आएगा। और ये एक तरह से बहुत ही भारी डिस्क्रिमिनेशन था, जिसके तहत आप देखेंगे कि कंपनी ऑफिशियल्स के अलावा अगर हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बात करें तो ये तो जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि ये तो लॉ के परव्यू में आते ही नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास आती है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 लाने का जो हमारा मेन कारण रहा वो इसलिए रहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको 1773 के एक्ट में कहा गया था कि भाई आपको सारी जो इंफॉर्मेशन है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हमने कहा था आप जो सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको देनी पड़ेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग ऐसा कुछ नहीं करते, और उसके अलावा जो है एक्सेसिव टेरिटोरियल कंट्रोल चुपचाप बढ़ाते रहते हैं। और इस वजह से कंपनी को रेगुलेटिंग एक्ट से कोई खास रेगुलेट नहीं किया गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं इसलिए 1784 में हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लागू करते हैं, जिससे कि कंपनी के ऊपर फर्दर कंट्रोल एक्सटेंड किया जा सके। तो यहाँ पर अगर हम इसके एम की बात करें तो एम लिख लेते हैं, द एम वॉज टू फर्दर एक्सटेंड द कंट्रोल of British government over ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एम था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट को लागू करने का। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कंपनी के ऊपर एक्सटेंड करने के लिए कंट्रोल हमने एक नई बॉडी बनाई जिसका नाम ही है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अब हमारे पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स बैठे हैं, उनको हम कह रहे हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अलावा हमारे पास में हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज हैं उनको एक तरफ रेगुलेट कर रहे हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरी तरफ रेगुलेट कर रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है स्टूडेंट्स, इसका काम क्या था? इसको कंपनी के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज करने की अथॉरिटी दी गई थी। इसके अंदर अगर हम इस बोर्ड के फॉर्मेशन की बात करें, इसके अंदर किस टाइप के मेंबर्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो दिस इंक्लूड्स द चांसलर ऑफ एक्सचेकर। इसके अलावा हमारे पास एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और उसके अलावा हमारे पास 4 मेंबर्स हैं ऑफ द प्रिवी काउंसिल। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे अराउंड 6 मेंबर्स हैं जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर रखे गए, और इनका काम क्या है? कंपनी के अफेयर्स के ऊपर ध्यान रखना और उसके ऊपर कंट्रोल जमाए रखना। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको एक छोटी सी एक्स्ट्रा पावर दी गई थी। वो एक्स्ट्रा पावर इज ओवर पॉलिटिकल अफेयर्स। यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में क्या क्या है? सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स। पॉलिटिकल अफेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एक अथॉरिटी दी गई थी, जिसमें हम देखते हैं कि ये पॉलिटिकल मैटर्स जो हैं वो एक सीक्रेट कमिटी ऑफ 3 डायरेक्टर्स, जिनको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में से उठा रहे हैं, उनके साथ रिजर्व कर दी गई थी, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट टच में है। अगेन इसको फिर से थोड़ा और सिंप्लीफाई करके समझते हैं। हमारे पास में पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर फर्दर कंट्रोल जमाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर हमने इस्टेब्लिश किया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो मेंबर्स आ रहे हैं इनको डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार भेज रही है, जबकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कौन बैठे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये अथॉरिटी दे दी गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स के ऊपर आप कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स वो हैं जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल मैटर्स की बात करें तो यहां पर हमने एक सीक्रेट कमिटी बनाई, जिसके अंदर हमारे पास 3 डायरेक्टर्स हैं। ये जो 3 डायरेक्टर हैं ये कहां से आ रहे हैं? इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं कर रही, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट टच में रहेंगे इन केस हमारे पास कोई एडवर्स पॉलिटिकल सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए कोई रेबेलियन हो गया, एक्सेट्रा।
यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इस पॉइंट के अलावा पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर एक और प्रिंसिपल का इस्टेब्लिशमेंट होता है, और वो ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको हम गवर्नर जनरल और उनके साथ एक 3 जनों का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा उसके अंडर प्लेस करेंगे। यहां पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि बेसिकली अभी तक हमारा जो गवर्नर जनरल था, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है बाय द वे, अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना नहीं है। तो गवर्नर जनरल है हमारे पास में, प्लस हमारे पास में है उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले हमारे पास थे कितने मेंबर? 4 मेंबर। और यहां पर हमारे पास एक और बंदा है और वो है अपने गवर्नर जनरल। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट में हमने इसको 4 की जगह कर दिया 3। 4 की जगह 3 इसलिए कर दिया कि मान लीजिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कोई पर्टिकुलर एक्ट पास करना चाह रहा है, तो अगर इसको इन 3 में से एक भी जना सपोर्ट कर देता है तो ये मेजॉरिटी में आ गया और ये उस एक्ट को पास कर सकता है। तो हमने ये पर्टिकुलर प्रोविजन इनकी पावर यानी कि गवर्नर जनरल की पावर को इंक्रीज करने के लिए लिया। अगर इसी की जगह 4 मेंबर होते तो हमें कम से कम 2 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता, तो गवर्नर जनरल जो है वो एक प्रिकेरियस सिचुएशन में रहता और उसको ऑल द टाइम अपने काउंसिल का सपोर्ट चाहिए होता। यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इस वजह से गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमने 1 मेंबर को कम कर दिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल के अलावा हमारे पास में इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक और पोस्ट है जिसे हम कहते हैं कमांडर इन चीफ। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसको ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया गया है, जिसके अंदर अपने पास 3 मेंबर्स हैं और उसमें से एक होने वाला है आपका कमांडर इन चीफ। इसके अलावा आप देखेंगे कि वोट करने की जो कास्टिंग वोट करने की क्षमता है उसको एक्सटेंड किया गया गवर्नर जनरल के लिए भी, जिससे कि वो अपने सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर के सपोर्ट से भी कोई पर्टिकुलर एक्ट को पास कर सके और उनके डे टू डे फंक्शनिंग में कोई बाधा ना आए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जो गवर्नर जनरल और इनका काउंसिल है इसको अब की बार ब्रिटिश गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट बना दिया गया है, जबकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये किसके सबऑर्डिनेट थे? ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सबऑर्डिनेट थे, लेकिन अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट बन चुके हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स पिट्स इंडिया एक्ट ने बड़ा क्लियरली ये डिक्लेयर किया कि गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह एक्ट करेंगे, ये कोई भी वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकते, कोई भी ट्रीटी साइन नहीं कर सकते जब तक इनको सीक्रेट कमिटी जिसके अंदर अपने पास 3 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हैं जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट में है, उनका सैंक्शन नहीं मिलता, तब तक ये गवर्नर जनरल और इनका काउंसिल इस तरह की कोई भी चीज नहीं कर सकता। हाउएवर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान दें तो हमने 1784 के बाद बहुत ही एक्सेसिव एक्सपेंशन किया है। हमने क्या क्या यूज किया? सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और उसके अलावा बैटल्स वगैरह करके, जैसे कि हमने एंग्लो मराठा वॉर हो गए, हमारे एंग्लो मैसूर वॉर हो गए, ये करके एक के बाद एक हमने खूब टेरिटरीज कैप्चर करी हैं। तो ये तो जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसके ऊपर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर स्टूडेंट्स इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे मेजर प्रोविजंस तो पिट्स इंडिया एक्ट के कंप्लीट होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि भाई इसका असेसमेंट क्या रहा, क्या पॉजिटिविटी हमें इस एक्ट से देखने को मिलती है। नेगेटिव पॉइंट स्टूडेंट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, वो ये है कि ऑल्दो इनको क्लियर कट कहा गया था कि सीक्रेट कमिटी की परमिशन के बिना आप कोई वॉर नहीं कर सकते, कोई ट्रीटी में नहीं जा सकते, लेकिन 1784 के बाद पंजाब, सिंध, मराठास का एरिया, मैसूर, ये सब एक के बाद एक कैप्चर हुए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अलावा जो गवर्नर जनरल हैं वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी आते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो इंडिया को यूनाइट करने के अंदर हेल्प कर रही है, क्योंकि इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल दिया है बाय गिविंग सुप्रीम पावर टू द गवर्नर जनरल
ओवर द गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में कि भाई मद्रास और उसके अलावा हमारे पास में हो गए बॉम्बे, इनके जो गवर्नर्स हैं वो अधीन हो चुके हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ठीक है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अब जो गवर्नर जनरल है उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करना है, और इनको जो है ओवरऑल सुप्रीम पावर दी गई है, जिसकी वजह से हम एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी बना पा रहे हैं जो कि कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हेल्पफुल रहेगी। मोर ओवर, ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि पोजेशंस ऑफ द कंपनी इन इंडिया, हमारे पास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पोजेशंस हैं उनके ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी आ गई है। यहाँ पर आपको इस पॉइंट को याद रखना पड़ेगा, हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कैप्चर नहीं किए हैं, ये सिर्फ रेगुलेट किया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट को आंसरेबल हो चुकी है अब कंपनी ऑल टुगेदर, स्पेशली गवर्नर जनरल और उनका काउंसिल। इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि आपको बताया, जब गवर्नर जनरल के पास सुप्रीम पावर आ जाती है, इस वजह से हमारे पास एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है जो कि 19th सेंचुरी तक अपने क्लाइमैक्स पीरियड में पहुंच जाएगी। और ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के इतने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को यूनाइट करने के अंदर हेल्प करेगी। ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट हमने मुगल्स के अंडर देखी थी स्टूडेंट्स, इसके बाद से ये बहुत हद तक लैक कर रही थी, एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ पॉजिटिव दैट कैन बी कंक्लूडेड आउट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के लागू होने के 2 साल बाद जो हमारे गवर्नर जनरल बनते हैं वो हैं कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जब इनको गवर्नर जनरल बनाया जाता है तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक रिक्वेस्ट करते हैं। इस रिक्वेस्ट के तहत ये कहते हैं कि मुझे अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ओवरराइड करने की पावर होनी चाहिए ऑन मैटर्स ऑफ सेफ्टी, पीस एंड इंटरेस्ट्स ऑफ क्राउन इन इंडिया। क्योंकि मान लीजिए गवर्नर जनरल के अलावा अपने पास 3 मेंबर हैं, अब 3 में से 3 ही इनकी बात नहीं मान रहे तो ये अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात सुने बिना डिसीजन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर जब कॉर्नवालिस पावर में आते हैं तो वो ये एक स्पेसिफिक डिमांड करते हैं कि भाई मुझे ये सपोर्ट, मुझे ये अथॉरिटी चाहिए जिससे कि मैं डिसीजन ले पाऊँ। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट आता है और उसके तहत एक एक्ट पास होती है, एक्ट ऑफ 1786। ये स्पेसिफिकली कॉर्नवालिस की डिमांड्स को एडजस्ट करने के लिए पास करी गई थी, जिसके अंदर उनको गवर्नर जनरल और उसके अलावा उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो कमांडर इन चीफ की पोस्ट थी वो दोनों की दोनों किसको मिल जाती हैं? कॉर्नवालिस को मिल जाती हैं। यानी अब कॉर्नवालिस के पास में 2 वोट हैं, एक तो गवर्नर जनरल का वोट है और उसके अलावा कमांडर इन चीफ का वोट है। तो अब इनको बचे हुए 2 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स की परमिशन की जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि इन दोनों के ऑफिसेस को यूनाइट करके कॉर्नवालिस के हाथ में दे दिया गया, उनके पास ऑटोमेटिकली ये सुप्रीम पावर आ गई कि इन सारे मैटर्स के ऊपर, दैट इज सेफ्टी, पीस एंड इंटरेस्ट ऑफ क्राउन, इसमें वो अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ओवरराइड करके अपना सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। स्टूडेंट 1786 के बाद में हम देखते हैं 1788 में भी हमारे पास में एक और एक्ट आती है जिसे हम कहते हैं डेक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1788। ये जो एक्ट है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट पावर्स और सुप्रीमेसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे देती है विथ रिस्पेक्ट टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का रोल तो हो चुका है ऑलमोस्ट निल, और यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको किसने अपॉइंट किया है? दिस इज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इनके हाथ में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डे टू डे अफेयर्स का कंट्रोल आ जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इस स्टेप को ये माना जाता है कि हम ग्रेजुअली, हमने एकदम इमीडिएटली तो नहीं, पर हम ग्रेजुअली पावर्स जो हैं वो कंपनी के हाथ से लेके क्राउन के हाथ में दिए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, पिट्स इंडिया एक्ट के बाद हमारे पास आती है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के नाम से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि चार्टर एक्ट जो है ये कंपनी का चार्टर रिन्यू करने के लिए है कि भाई आगे और वो कितने साल तक अपनी ट्रेड मोनोपोली जो है इंडिया के ऊपर उसको एक्सरसाइज कर सकती है।
यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो प्रेसिडेंट है हेनरी डंडस, वो इस फेवर में थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनके चार्टर को रिन्यू कर दिया जाए और इनको कंपनी के पोजेशंस को रिटेन करने के लिए, इनकी जो टेरिटरीज हैं इंडिया के अंदर उनको रिटेन करने के लिए नेक्स्ट 20 साल के लिए इनका चार्टर रिन्यू कर दिया जाए। हमारे जो गवर्नर जनरल रहे इस टाइम पर कॉर्नवालिस, वो भी इस पर्टिकुलर पॉइंट को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं एज अ रिजल्ट 20 साल के लिए यानी नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए फिर से हमारा चार्टर जो है वो रिन्यू हो जाता है। तो अब अपने को सिंपली पता है कि नेक्स्ट एक्ट कब आएगी, +20 हमारे पास आने वाली है 1813 में। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इस चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में इनका चार्टर तो रिन्यू हुआ, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर फर्दर कंट्रोल एक्सटेंड करने के लिए भी कुछ प्रोविजंस लागू किए। इसके अंदर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि प्रेसिडेंसीज के ऊपर गवर्नर जनरल का जो कंट्रोल है वो और ज्यादा टाइट कर दिया गया, जिसके तहत अब ये ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं और डायरेक्शंस दे सकते हैं कोई भी गवर्नमेंट या प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया को। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि वो बंगाल में ना रहते हुए भी और बिना अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कोई भी रिकमेंडेशंस लिए बिना भी कोई भी ऑर्डर को पारित कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है ये हमें दिखाता है कि कैसे गवर्नर जनरल की पावर्स को इंक्रीज किया जा रहा है और इनके कंट्रोल को फर्दर एक्सटेंड किया जा रहा है। यहां पर स्टूडेंट्स इस पॉइंट से ही एसोसिएटेड है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जहां हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव पावर के तहत जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको एक्सरसाइज कर सकता है और ये हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बन चुके हैं सेंट्रल लेवल पर। इसके अलावा स्टूडेंट 1793 के अंदर जो सबसे ज्यादा याद रखने वाले पॉइंट्स हैं वो ये है कि 1793 की एक्ट की वजह से हमने हमारे लॉज और रेगुलेशंस को राइट डाउन कर लिया था। बेसिकली अभी तक अगर आप इंडिया की बात करें, एंशियंट से मिडिवल पीरियड तक अगर हम चलें तो हमारे पास में लॉज जो हैं वो प्रॉपरली रिटन डाउन नहीं होते थे और चीफ अथॉरिटी जो कि फाइनल लॉ गिवर होता था वो ज्यादातर किंग या फिर मोनार्क होता था। ऑल्दो हमारे पास जस्टिस डिस्पेंस करने के डिपार्टमेंट्स होते थे, आपके माइंड में आएगा मैम धर्मशास्त्र वगैरह तो लिखे हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली किंग जो है वो किसी भी तरह से इसका इंटरप्रिटेशन कर सकता था। इसमें स्टूडेंट्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे अकबर का महजरनामा भी है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इस एक्ट ने जो है इस अनोमली को ऑल टुगेदर हटा दिया, जहां पर इन्होंने बोला कि लॉज और रेगुलेशंस को राइट डाउन किया जाएगा, जबकि पुराने जो पास्ट रूलर्स के जो पर्सनल रूल में जो भी लीगैलिटीज होती थी या जो भी लॉज होते थे उनको अब हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब जो ये रिटन डाउन लॉस और रेगुलेशंस होंगे इनका इंटरप्रिटेशन कोई राजा नहीं करेगा, बल्कि इनका इंटरप्रिटेशन करेंगी कोर्ट्स जो कि इस्टेब्लिश हो गई हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हुआ था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स हैं और जो उनके साथ में स्टाफ है जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपॉइंट किया है, इनकी सैलरी की पेमेंट ब्रिटिशर्स नहीं करेंगे बल्कि इनकी सैलरी इंडियन रेवेन्यू से निकाली जाएगी। और ये चीज स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जाके खत्म होगी। तब तक हम बोर्ड और कंट्रोल और उसके मेंबर्स की सैलरी अपने देश के पैसे से निकाल कर दे रहे हैं। अपनी नेक्स्ट एक्ट आती है स्टूडेंट्स चार्टर ऑफ एक्ट 1813। हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1793 देख ली, इसके अंदर हमने कैसे गवर्नर जनरल का कंट्रोल इंक्रीज हो रहा है ये देखा, लॉज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जस्टिस डिपार्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं ये देखा, और इसके अलावा देखा था कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चार्टर है वो 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास में जो एक्ट पेंडिंग होती है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जो कि एग्जैक्ट 20 साल बाद आ रही है। इस एक्ट के प्रोविजंस को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूरी है। बेसिकली स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जब तक आती है, कंपनी अभी भी कितना भी कंट्रोल एक्सटेंड करने की कोशिश करे ब्रिटिश पार्लियामेंट अपने हिसाब से डील कर रही है, रैम्पेंट करप्शन कर रही है और बहुत ही ज्यादा वायलेंट टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट्स कर रही है।
इस वजह से हम देखते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर फिर से डिबेट्स शुरू हो जाती हैं, और यहाँ पर पार्लियामेंट में कुछ ऐसे ग्रुप्स बैठे हैं जो कि बार बार लड़ने लगते हैं कि भाई इस ईस्ट इंडिया कंपनी को सारी मोनोपोली क्यों दे रखी है, सिर्फ ये ही क्यों इतना पैसा कमाए। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, होम गवर्नमेंट जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठी थी, उन्होंने स्पेसिफिकली डायरेक्शन दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप कॉन्क्वेस्ट की पॉलिसी नहीं अपनाएंगे। हाउएवर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन्होंने अग्रेसिव पॉलिसीज अपना के, जैसे कि मराठास की टेरिटरी को कैप्चर किया, मैसूर को कैप्चर किया, पंजाब को कैप्चर किया, सिंध को कैप्चर किया। उसके अलावा इन्होंने ट्रीटीज कर करके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एक्सटेंड करके, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके अलावा हमारे पास में सब्सिडरी अलायंस, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स यूज कर करके इन्होंने अग्रेसिव एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी किया इंडिया के अंदर। तो एक तो इस बात से चिढ़ रही है होम गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में बैठी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में जो गवर्नर जनरल भी आए, जैसे कि लॉर्ड वेल्सले और हेस्टिंग्स, इन्होंने एक इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी अपनाई जिसके तहत इन्होंने एक के बाद एक बहुत सारे एरियाज को कैप्चर किया और कंपनी की पावर को पूरे इंडिया की तरफ एक्सटेंड कर लिया, एक्सेप्ट पंजाब, नेपाल एंड सिंध, जो कि है स्टूडेंट्स आप देखेंगे अभी 1813 चल रहा है, कुछ ही सालों के अंदर ये भी कैप्चर हो जाएंगे। पंजाब और सिंध जो है इनको भी कैप्चर कर लिया जाएगा। यहां पर स्टूडेंट्स जब ये इतनी एक्सेसिव टेरिटोरियल पॉलिसी लगाते हैं और इतना एक्सेसिव वॉर्स बैटल्स कर रहे हैं, तो नेचुरली क्या होगा, कंपनी की जो ट्रेजरी है, कंपनी के जो फाइनेंसेस हैं वो गिरने लगेंगे और उनकी फाइनेंशियल हालत खराब होने लगेगी। इस वजह से हम देखते हैं कि इस टाइम के अराउंड कंपनी फिर से पार्लियामेंट से फाइनेंशियल हेल्प मांगती है, क्योंकि इन्होंने वॉर्स के अंदर ओवर स्पेंड कर दिया और इनको ट्रेड के अंदर सेटबैक आ रहा है। जब ये होता है स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि इनकी अग्रेसिव पॉलिसी को देखते हुए, यहाँ पर ये नहीं है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंडियंस पे दया आ रही है, उनको ये गुस्सा आ रहा है कि ये क्यों पैसा कमा रहे हैं, हम क्यों नहीं कमा रहे। इस वजह से स्टूडेंट्स आप देखेंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एजिटेशन चलने लगती है कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमर्शियल मोनोपोली जो है इसको खत्म करो। इसके जगह इंडिपेंडेंट मर्चेंट्स जो हैं उनको मोनोपोली वाला पार्ट हटा के उनको भी ट्रेड करने का मौका मिलना चाहिए। और हम देखते हैं ये इंडिपेंडेंट मर्चेंट्स भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के ये डिमांड कर रहे हैं, बिकॉज they are not concerned with the amount of people who are dying in India, nor they have any concern towards the exploitation of the poor peasantry that is being done by the Britishers. The only thing that they are concerned about is why are only they minting money. We also want that money and we want a share in trade with India, and that is why their monopoly should be broken down altogether. इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन के इकोनॉमिक लैंडस्केप के अंदर कुछ ऐसी थ्योरीज का उदय होता है जो इनकी इकोनॉमिक्स, इनकी ट्रेडिंग पॉलिसीज के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास एक स्पेसिफिक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है एडम स्मिथ, जो एक किताब लिखते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस। ये जो एडम स्मिथ है स्टूडेंट्स, ये इनकी जो टीचिंग्स हैं वो ब्रिटेन की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने लगती है और ये फ्री ट्रेड की बात करते हैं, ये लेसेस फेयर पॉलिसी की बात करते हैं, जिसके तहत मोनोपोली जैसे टर्म्स को हटा के हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ट्रेड की। ऐसे आइडियाज को एडम स्मिथ अपने एसोसिएट्स के साथ ब्रिटेन के अंदर पॉपुलर करने लग जाते हैं। इसी आइडियोलॉजी से इंस्पायर होते हैं आपके इंडिपेंडेंट मर्चेंट्स, जो कि फर्दर ब्रिटिश पार्लियामेंट से डिमांड करने लगते हैं कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को खत्म कीजिए ट्रेड में और हमें भी इंडिया की ट्रेड में पार्टिसिपेट करने दीजिए। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये तो रहा बैकग्राउंड। अब देखते हैं इस बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में क्या चार्टर ऑफ इंडिया के अंदर इसको रेजोनेट करते हुए कोई पर्टिकुलर प्रोविजंस आए या नहीं। सबसे पहली बात तो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये चार्टर एक्ट थी तो पहला सवाल ये बनता है कि क्या चार्टर रिन्यू होगा या नहीं होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि कंपनी का जो चार्टर है उसको नेक्स्ट 20 साल के लिए फिर से रिन्यू कर दिया जाता है। यानी अब पहले तो हमें पता चल गया कि नेक्स्ट एक्ट अपनी कब आने वाली है, 1833 में आने वाली है।
अब इनका चार्टर तो रिन्यू कर दिया गया, लेकिन इसके अलावा हम देखते हैं कि कंपनी के ऊपर फिर से जो है थोड़ा टेरिटोरियल कंट्रोल एक्सटेंड करने की सॉरी थोड़ा सा पॉलिटिकल कंट्रोल एक्सटेंड करने की कोशिश करी गई। यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिटिश क्राउन की सोवरेनिटी को इंडियन टेरिटरीज जो कि कंपनी के हाथ में है उसके ऊपर असर्ट किया गया, और उसके अलावा कंपनी जो है उसको एक बार के लिए कहा गया कि ठीक है, तुम नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए अपने टेरिटोरियल पोजीशंस तो रख सकते हो, टेरिटोरियल पोजीशंस हम आपको रखने देंगे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हम आपको करने देंगे, लेकिन अब आपके पास इंडिया की ट्रेड मोनोपोली नहीं है। यहाँ पर इनसे इंडिया की ट्रेड मोनोपोली को छीन लिया गया, लेकिन एकदम से कोई लड़ाई झगड़े ना हो जाए इस वजह से इनको टी ट्रेड और उसके अलावा चाइना के साथ जो ट्रेड मोनोपोली मिली हुई थी उसको नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए करने का राइट दे दिया गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बैकग्राउंड समझना क्यों जरूरी था 1813 का, जिसमें हम देख रहे हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में झगड़े हो रहे हैं कि भाई इंडिया की ट्रेड मोनोपोली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है इसको खत्म करो। इसके कई कारण रहे, क्योंकि वो अपनी वेल्थ फ्लॉन्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम बैंकरप्ट हो गए। और उसके अलावा हम देखते हैं कि उनको समझाया गया कि आप भाई टेरिटोरियल पोजेशंस नहीं करोगे, फिर भी वो रैम्पेंट वे के अंदर टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहे हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि अब की बार 1813 में जो मेजर चेंज आया है वो ये है कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से नाउ द ट्रेड ऑफ इंडिया इज ओपन फॉर ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स. However, students, you will see that the company was allowed to retain its monopoly over tea trade and the trade with China for the next 20 years. इसके अलावा जो टेरिटोरियल पोजेशंस कंपनी ने इंडिया के अंदर कैप्चर किए थे वो भी इनको रिटेन करने के लिए अलाउ कर दिया गया था, लेकिन इनको ये बोला गया था कि ये सारा चीज जो तुम्हारे पास इंडिया के अंदर है इसके ऊपर अल्टीमेट सोवरेनिटी ब्रिटिश क्राउन की है, ना कि तुम्हारी, और तुम ब्रिटिश क्राउन के नाम में ही इनको गवर्न कर रहे हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1813 के मेन पॉइंट्स अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब फिर से हमारे 20 साल बीत गए और 1833 आ गया। तो 1833 आ गया और फिर वही बात हो गई कि भाई चार्टर को रिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे 1833 आते आते ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो कि अब लड़ने लग गए कि बहुत समय निकल गया और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करो ऑल टुगेदर, और इस देश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सीधे आप क्राउन के अंडर ले आओ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1833 में फिर हवा बदल रही है। ये कहा जा रहा है कि कंपनी जो है इसको ऑल टुगेदर अबॉलिश करें और इंस्टेड जो है क्राउन के अंडर इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को ले आए। इस पॉइंट को रेजोनेट करते हुए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक पार्लियामेंट्री इंक्वायरी होती है और इसके तहत चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में सबसे पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टी ट्रेड और चाइना के साथ ट्रेड की मोनोपोली थी उसको भी अबॉलिश कर दिया जाता है। इसके अलावा इनको टेरिटोरियल पोजेशंस रिटेन करने का राइट तो दे दिया जाता है, लेकिन अब इनके पास सिर्फ पॉलिटिकल फंक्शंस बचे हैं। इनके जो भी ट्रेडिंग फंक्शंस थे ऑल टुगेदर उनको तो कर दिया गया है खत्म। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज नो लॉन्गर अ ट्रेडिंग कंपनी, रादर दे आर सिंपली रिटेनिंग देयर टेरिटोरियल पोजेशंस इन इंडिया wherein they have political functions. Apart from that, students, you will see that the board of control that was created as a part of the Pitt's India Act of 1784, उनके पास में हमें और अथॉरिटी एक्सटेंड करने को दी गई, जहां पे इनको ये अथॉरिटी दी गई कि ये सुप्रिटेंड कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट और द रेवेन्यूज ऑफ इंडियन टेरिटरी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इसको फर्दर पावर दी जा रही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट अपॉइंट करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को फर्दर और रेगुलेट कर रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1833 की एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो बन जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये होते हैं पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बनते हैं उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक।
इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, इनके पास क्या पावर्स हैं? इनके पास ये पावर्स हैं कि ये कंट्रोल, सुप्रिटेंड और डायरेक्ट कर सकते हैं कंपनी के सिविल और मिलिट्री अफेयर्स। जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रहा है? इनकी रेवेन्यू जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, और ये इनके सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास अब जो तीन प्रेसिडेंसीज हो गई, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, इनके गवर्नर्स जो हैं ये अब सबऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, ये अब सबऑर्डिनेट हो गए, इनके ऊपर हमारे पास में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बैठ गया है, और ये जो है कंप्लीट कंट्रोल कर रहा है ओवर द गवर्नर, ओवर द अदर गवर्नर्स ऑफ दीज थ्री प्रेसिडेंसीज। इसके अलावा आप देखेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उनका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उनके साथ होगा, इनके पास में कंप्लीट कंट्रोल है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के डिपार्टमेंट के तहत। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से एक और पर्टिकुलर चीज हुई, और वो ये थी कि इस पर्टिकुलर एक्ट के द्वारा इंडिया के अंदर स्लेवरी जो है उसको अबॉलिश कर दिया गया था। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा स्लेवरी अबॉलिश हुई। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो इस चीज को पारित करती है कि ब्रिटेन के अंदर भी स्लेवरी को अबॉलिश किया गया है, और इसी के तहत ब्रिटेन के और जितने भी प्रोफेशन पोजेशंस हैं वर्ल्ड वाइड, उनके अंदर भी हम स्लेवरी को अबॉलिश करेंगे। तो एक्चुअली में स्लेवरी अबॉलिश करने का जो काम था वो हम देखते हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया है। उसी टाइम पे कोइंसाइड करी है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और क्योंकि ब्रिटेन के अंदर स्लेवरी अबॉलिश करी गई है, इसी वजह से उनके पास जितने भी और जगह पे टेरिटोरियल कंट्रोल्स थे वहां पर भी स्लेवरी अबॉलिश हो गई। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर हमने एक और मेंबर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किया है गवर्नर जनरल के, और ये है हमारे लॉ मेंबर। अभी तक अपने गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो हैं, कमांडर इन चीफ है और उसके अलावा दो मेंबर्स हैं, और अब हम देखते हैं कि एक और मेंबर को ऐड कर दिया गया है जो कि लॉ मेंबर है। यहाँ पर स्टूडेंट्स लॉ मेंबर की अगर हम बात करें तो इनको वोट कास्ट करने की अथॉरिटी नहीं थी, और इनके जो फंक्शंस थे वो प्योरली लेजिस्लेटिव थे। इनको जो ड्यूटी मिली हुई थी वो सिंपली ये थी कि आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं, वो भी तब जब आपको इनविटेशन दिया जाए। हाउएवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारा जो लॉ मेंबर बैठा है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो लगभग हर मीटिंग में आते थे और प्रैक्टिकली एक रेगुलर मेंबर बन चुके थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये लॉ मेंबर जो हमारे पास पहले आते हैं 1833 में, ये है हमारे पास थॉमस बैबिंगटन मकॉले, जो कि लॉ मेंबर बन के आते हैं, और ये लॉ के अलावा इंडिया की एजुकेशनल पॉलिसी के ऊपर भी हेवी इन्फ्लुएंस डालकर जाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने क्या डेवलपमेंट्स किए इसको हम अलग लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉ मेंबर होने के तहत थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने इस फील्ड के अंदर क्या योगदान दिया। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत जब थॉमस बैबिंगटन मैकॉले लॉ मेंबर बन जाते हैं तो हमारे देश में लॉज का कोडिफिकेशन होता है। लॉज को राइट डाउन तो अपन ने इससे पहले ही कर लिया था, यहाँ पर हम देख रहे हैं अब लॉज का कोडिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि इससे पहले इंडिया के अंदर मल्टीपल टाइप के लॉज चल रहे थे। मल्टीपल टाइप के लॉज में आप देखेंगे कैसे कैसे लॉज चल रहे हैं। इंग्लिश के अपने लॉज चल रहे हैं, प्रेसिडेंसी रेगुलेशंस चल रही हैं, हिंदूज का अपना लॉ है, मुस्लिम्स का अपना लॉ है, एटसेट्रा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन सबको कंबाइन करके एक सिंगल वे के अंदर कोडिफाई कर रहे हैं ऑल टुगेदर। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल जो है वो एक लॉ कमीशन अपॉइंट करते हैं, जो कि स्टडी, कलेक्ट और कोडिफाई करती है इंडिया के इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस को, जिनके तहत हमारे पास एक सिंगल लॉ के रिलेटेड जो है पब्लिकेशंस आते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स लॉ कमीशन जो है ये फाइनली अपना जो प्रोडक्ट लेके आती है उसे हम कहते हैं इंडियन पीनल कोड या फिर आईपीसी, और उसके अलावा हमारे पास में है कोड्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों के दोनों इनेक्ट किए जाते हैं जब इंडियन लॉ कमीशन अपना फाइनल काम करके दे देती है।
तो ये स्टूडेंट्स 1833 के एक्ट में कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, लॉ मेंबर कौन है, मकौले, ये पॉइंट्स अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 है, इसका एक सेक्शन था, सेक्शन नंबर 87। ये जो सेक्शन है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही फनी बात हमारे को बेसिकली बताता है। ये कहता है कि कोई भी नेटिव या नेचुरल बॉर्न सब्जेक्ट जो है क्राउन का, जो कि इंडिया का रेसिडेंट है, उनको उनके रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट या रंग की वजह से कंपनी सर्विस में किसी भी तरह से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। हाउएवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन प्रैक्टिस ऐसा कुछ नहीं था। देयर वाज सीवियर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑल टुगेदर, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि इंडियंस को हायर पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं मिलती थी। फॉर दैट मैटर हमारा जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज का एग्जाम था, वो तो इंडिया में ही नहीं होता था फर्स्ट प्लेस में, और अगर आप मान लीजिए कि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में बैठ भी रहे हैं, तो भी आपको टॉप पोजीशंस बहुत ही रेयर मिलती थी। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसको सिर्फ नाम के लिए लिखा गया था, इन प्रैक्टिस ये कभी भी पॉपुलर नहीं हुआ। चार्टर एक्ट के बाद स्टूडेंट्स अपने पास नेक्स्ट आती है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 33 के बाद आती है 53। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर एक तो हम बंगाल के लिए अलग से गवर्नर बना देते हैं। हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो अभी तक इसको देख रहे थे, लेकिन अब हमने इसके लिए एक सेपरेट गवर्नर बना दिया। इसके अलावा ये मेंटेन किया जाता है कि ये गवर्नर जनरल से डिफरेंट होंगे, जो कि पूरे इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो सिर्फ बंगाल की तरफ ध्यान देंगे। लॉ मेंबर की स्टूडेंट्स अगर बात करी जाए, तो ये अभी तक हमारे क्या थे, पार्ट टाइम मेंबर थे। इनको मीटिंग्स में इनविटेशन के थ्रू बुलाया जाता था, लेकिन अब इनको गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फुल टाइम मेंबर बना लिया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल के काउंसिल के अंदर हमने एक एक्स ऑफिशियो मेंबर भी रखे हैं, दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ही इज होल्डिंग अ वेरी डिग्निटरी पोजीशन इन द गवर्नमेंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि काउंसिल के अंदर अपनी लेजिस्लेटिव कैपेसिटी जो है, लेजिस्लेटिव जो काम करने हैं, उसको कवर करने के लिए अराउंड 12 मेंबर्स का प्रोविजन किया जाता है। ये जो 12 मेंबर होंगे स्टूडेंट्स, इनके अंदर हमारे पास में गवर्नर जनरल हैं, कमांडर इन चीफ हैं, 4 उनके मेंबर्स हो गए काउंसिल के, और उसके अलावा हमारे पास में 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स और आ चुके हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारी लेजिस्लेचर को जो ओवरऑल काम करना है इसके अंदर, इस कॉन्टेक्स्ट में हम बनाते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसके अंदर हर प्रोविंस से एक रिप्रेजेंटेटिव भी आने की बात करी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, इनको भी कुछ पावर दी जाती है, और इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि इनको नई प्रेसिडेंसी या प्रोविंस बनाने के लिए कहा जाता है, सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको प्रॉपरली किया जा सके। करंट जो प्रोविंसेस हैं स्टूडेंट्स, उनके साइज जो है काफी ज्यादा बड़े थे, और इस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन करने के अंदर दिक्कत आती थी। इसीलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिनके हाथ में अभी भी टेरिटोरियल पोजीशंस हैं और ये पॉलिटिकल फंक्शंस कर सकते हैं, इनको ये बोला गया कि आप चाहें तो फर्दर और प्रोविंसेस क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज थोड़ी कम हो जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1833 से 53 के बीच में 2 नई प्रोविंसेस बनती हैं, सिंध और पंजाब। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनके अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को अपॉइंट करने की पावर भी दी जाती है, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि ये 2 नई प्रोविंसेस के अंदर हमारे पास नए गवर्नर्स आ रहे हैं, और इसके अलावा फर्दर इस एक्ट की वजह से आगे असम, बर्मा और सेंट्रल प्रोविंसेस का क्रिएशन भी होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि नई प्रोविंसेस बनने लगी हैं। अभी हमारे पास 3 मेजर प्रेसिडेंसीज थी, इसके अलावा अब हम इनमें से निकाल निकाल के नई प्रेसिडेंसी या प्रोविंसेस बना रहे हैं, या जो नई टेरिटरीज ऐड कर रहे हैं उनको प्रोविंसेस की तरह बना रहे हैं, जिनमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, और इसके तहत हमारे पास क्या नए प्रोविंसेस बने हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं।
चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इंपीरियल सिविल सर्विसेज, यहाँ पे मैंने इंडियन लिख रखा है, इसको एक्चुअली हम लोग इंपीरियल सिविल सर्विसेज बोलते हैं। तो इंपीरियल सिविल सर्विसेज जो हैं, इसके तहत भी कुछ डिस्कशंस होते हैं। बेसिकली अभी तक आप देखेंगे कि कंपनी की सर्विस के अंदर जितने भी लोग आ रहे थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन से आते थे, वो कोई पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करके नहीं आते थे। हाउएवर चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का डिक्लेरेशन कर देती है, और वो ये कहती है कि जितनी भी वैकेंसीज इंडिया के अंदर आती हैं, इनको अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू फिल किया जाएगा, ना कि पहले की तरह जिसमें कि हम सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के रिकमेंडेशंस के थ्रू करते थे। यहां पर स्टूडेंट्स ये सिविल सर्विसेज को जो इंट्रोड्यूस करना था, इसके लिए जो कमिटी बनाई गई थी, इसके प्रेसिडेंट रहे थॉमस बैबिंगटन मकॉले। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये डिस्कशन किया गया कि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेंगे सिविल सर्वेंट्स को, इंस्टेड ये ओपन कंपटीशन होगा और ये मेरिट के बेसिस पे होगा, एंड इट विल बी ओपन टू ऑल। ओपन टू ऑल के अंदर स्टूडेंट्स क्लॉज इंडियंस के लिए भी आता है, लेकिन हम देखते हैं इनिशियली इंपीरियल सिविल सर्विसेज दो पार्ट में टूटी हुई थी, कोविनांटेड सर्विसेज एंड नॉन कोविनांटेड सर्विसेज, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कोविनांटेड सर्विसेज के अंदर हमारे पास टॉप पोजीशंस थी, जबकि लोअर पोजीशंस जो हैं वो नॉन कोविनांटेड सर्विसेज में आती थी। इंडियंस को यहां तो प्लेस कर देते थे, लेकिन इस पार्ट के अंदर हम देखते हैं इंडियंस को रेयरली प्लेस किया जाता था। यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है, इसको क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन भी कहा जाता है, और ये एक्ट हमारे रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद आती है। रिवोल्ट ऑफ 1857 ने एक बार ब्रिटिश रूल को जड़ से हिला दिया था, और इसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ी जोर से डर गई थी कि हमारी डियर पोजेशन इंडिया जो है वो कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए। और इस वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं इन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 होने के बाद फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है उसको इंडिया के ऊपर से खत्म कर दिया, और इंस्टेड इंडिया के टेरिटोरियल पोजेशंस जो हैं वो अब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चले गए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन कर नहीं पा रही थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के टाइटल को चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया था, और उसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि अब तो रहेगा नहीं क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं रही, तो इसके जो फंक्शंस हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है उनके हाथ में दे दी गई थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है वो इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन को वाइसरॉय ऑफ इंडिया की मदद से जो है कंट्रोल कर रहे थे, और यहां पर हम देखते हैं इन्होंने डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से एक अनाउंसमेंट किया था कि इंडिया के ऊपर कोई भी फर्दर एनेक्सेशंस जो हैं वो अब नहीं किए जाएंगे। ये फर्दर एनेक्सेशंस नहीं करने हैं, ये इंडियन पॉपुलेशन को काम डाउन करने के लिए ही था स्टूडेंट्स, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 से जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत तेज घबरा गई थी कि भाई इंडिया कहीं हमारे हाथों से चला ना जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो है, इनको एक काउंसिल जो है वो इनको असिस्ट कर रहा था इनकी डे टू डे फंक्शनिंग में, जिसके अंदर 15 मेंबर्स होने वाले थे। हाउएवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इनके प्योरली एडवाइजरी फंक्शंस थे, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो सिंपली अपने एक्यूमेंट से भी काम कर सकते थे, उनको सिर्फ काउंसिल की एडवाइस की नीड होती थी। क्योंकि स्टूडेंट्स गवर्नर जनरल अब वाइसरॉय बन चुका था, इसलिए हम ये भी याद रखेंगे कि इंडिया के पहले वाइसरॉय बने लॉर्ड कैनिंग। यहां पर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद में हम देखते हैं कि अब पावर ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में आ गई थी, उन्होंने जो है क्राउन के अंडर टेरिटरीज को ऑल टुगेदर ले लिया था। इस कॉन्टेक्स्ट में अब हमारे पास जितनी भी एक्ट्स पास होने वाली हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसमें कोई रोल नहीं है, वो अब जा चुकी है। यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारी एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया, या फिर क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन, या फिर हमारे पास में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास एक्ट आती है उसे हम कहते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861।
इस एक्ट के तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे जो वाइसरॉय या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं इस टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग, वो एक पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था? ये पोर्टफोलियो सिस्टम ये था स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम हर मेंबर जो कि उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर है, उसको एक पोर्टफोलियो या फिर एक कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट असाइन कर रहे थे। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल के काउंसिल को लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए और ज्यादा एनलार्ज किया गया था, जिसके अंदर अब हम देखते हैं 6 से 12 एडिशनल मेंबर्स जिनको गवर्नर जनरल खुद अपॉइंट करेंगे, उनको इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बनाया जा रहा था। ये जो एडिशनल मेंबर्स होने वाले थे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि इनको 2 साल के पीरियड के लिए अपॉइंट किया जा रहा था। और ये जो एडिशनल मेंबर्स हैं, ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होने वाले थे, यानी कि ये ब्रिटिशर्स भी हो सकते हैं या फिर ये इंडियन भी हो सकते हैं। ये पर्टिकुलर पॉइंट स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार इंडियंस को जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई रोल मिल रहा था। ऑल दो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई इलेक्शन के बेसिस पर नहीं आ रहे हैं, ये सिंपली अगर ये गवर्नर जनरल की अच्छी गुड आय के अंदर हैं तो ही इनको इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर बैठने दिया जाएगा। इस एक्ट के तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो हैं वो 3 इंडियंस को अपने काउंसिल के अंदर नॉमिनेट करते हैं 1862 में। और ये जो 3 इंडियन मेंबर्स पहली बार गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बनते हैं, दीज इंक्लूड द राजा ऑफ बनारस, देन वी हैव द महाराजा ऑफ पटियाला एंड वी हैव सर दिनकर राव। हाउएवर स्टूडेंट्स, इनके जो फंक्शंस हैं वो प्योरली लेजिस्लेटिव मेजर्स की तरफ कन्फाइंड हैं, और ये इनके नॉन ऑफिशियल एडिशनल मेंबर्स हैं जिनका कोई बहुत मेजर रोल नहीं होता था। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल की पावर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड हैं, जिसके अंदर अगर लेजिस्लेचर में कोई भी पर्टिकुलर बिल इंट्रोड्यूस होता है जो कि पब्लिक रेवेन्यू या डेट से एसोसिएटेड है, मिलिट्री से एसोसिएटेड है, रिलीजन से एसोसिएटेड है या फिर फॉरेन अफेयर से एसोसिएटेड है, तो गवर्नर जनरल के असेंट के बिना उसे लेजिस्लेचर जो है वो पास नहीं कर सकता। मोर ओवर वाइसरॉय के पास वीटो पावर्स थी, जो कि हमने आगे हर फर्दर एक्ट में देखी हैं कि वाइसरॉय के पास वीटो पावर्स थी कि वो अपने काउंसिल के कोई भी डिसीजन को ओवर रूल कर सकते थे। इसके अलावा गवर्नर जनरल के पास में ऑर्डिनेंसेस प्रमलगेट करने की पावर थी विदाउट द काउंसिल्स कॉन्करेंस एटलीस्ट ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो मान लीजिए कि अगर कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, इंटरनल इमरजेंसी, तो उस टाइम पे कंप्लीट पावर एक आदमी के हाथ में आ जाती थी, और वो है हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या फिर वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो कि ऑर्डिनेंसेस प्रमलगेट कर सकते हैं अपने काउंसिल की कोई भी एडवाइस लिए बिना। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो कि ब्रिटेन में बैठे हैं, वो गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल जो है उनकी कोई भी एक्ट को डिसॉल्व कर सकते थे, यानी इनके पास इन लोगों से भी 1 स्टेप ऊपर पावर थी। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 जो है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर चेंज आता है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत हमने क्या देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी बन जाता है ओवर द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। हाउएवर स्टूडेंट्स, इनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं इनको 1861 की काउंसिल एक्ट रिस्टोर करती है, और मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स के पास अब उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स वापस आ जाती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन कंपैरिजन टू मद्रास एंड बॉम्बे, जो कैलकाटा का लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पास में और ज्यादा पावर्स हैं, जिसके तहत वो पूरे इंडिया के लिए, पूरे ब्रिटिश इंडिया के लिए लॉज को पास कर सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में जो नए प्रोविंसेस अब बनने लगे हैं, जिनका डिस्कशन हमने पिछले एक्ट में किया था, ये जो नए प्रोविंसेस बन रहे हैं इनके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के फॉर्मेशन का जो प्रोविजन है वो हमें काउंसिल्स एक्ट 1861 के अंदर मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि नए प्रोविंसेस और भी बनाए जा सकते हैं फॉर लेजिस्लेटिव पर्पसेस, और इनके अंदर ल्यूटेनेंट गवर्नर्स को अपॉइंट किया जाता है।
ये पॉइंट स्टूडेंट्स काफी सिमिलर हैं जो कि हमने 1858 के एक्ट से पहले 53 के चार्टर एक्ट में भी ऑलरेडी देखा था। तो ये सेम प्रिंसिपल यहाँ पर रीइटरेट किया जा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि दूसरे प्रोविंसेस के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनने लगते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस हैं, पंजाब है और बर्मा है, जिनके अंदर और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। इस एक्ट के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए जो फाइनल एक्ट आती है वो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। इसके बाद सिंपली अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आएगी, जिसका ऑलरेडी थरो डिस्कशन हम कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल लैंडस्केप में नेशनलिज्म बहुत ज्यादा राइज कर रहा था। नेशनलिज्म राइज कर रहा था, कांग्रेस बन चुकी थी और कांग्रेस इस जिद पे अड़ी हुई थी कि हमारे को हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहिए और आप इंडियन मेंबर्स को इंक्रीज करिए। ये जो डिमांड है स्टूडेंट्स, ये सक्सेसफुली कन्वर्ट होती है इन द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892, जिसके तहत हम देखते हैं कि हमारे गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर एडिशनल या फिर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं, सॉरी, गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर एडिशनल या नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स हैं उनको इंक्रीज किया जाता है। ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं स्टूडेंट्स, इनको कौन अपॉइंट कर रहा है? इनको अपॉइंट कर रहे हैं गवर्नर जनरल। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से इंडियंस जो हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं इनके लिए कुछ फर्दर राइट्स का एक्सटेंशन किया गया, जिसके अंदर हम देखते हैं कि अब ये बजट के ऊपर सवाल पूछ सकते हैं, जो कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के अंदर अलाउड नहीं था। इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट के जो मैटर्स हैं उनके ऊपर भी ये सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इनको 6 दिन पहले एक प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। एक चीज का राइट जो इनको नहीं मिलता है वो ये है कि ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। हाउएवर स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दें तो हम देख रहे हैं कि इंडियन कांग्रेस जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उन्होंने जो अपने पिटिशंस और प्रेयर्स की वजह से लोगों के अंदर जागरूकता लाई थी, उसका हमें रिजल्ट मिलता है इस एक्ट के अंदर, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन का प्रिंसिपल जो है वो बढ़ाया जाता है और इसके तहत नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की एंट्री के थ्रू इंडियंस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एंटर करते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन का जो प्रिंसिपल है इसको इनिशिएट किया जा रहा है और यहां पर रिप्रेजेंटेशन, इंडियन रिप्रेजेंटेशन खास करके कहां से आ रही है? इट इज कमिंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इट इज कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज, इट इज कमिंग फ्रॉम द म्युनिसिपैलिटीज, फ्रॉम द चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड फ्रॉम द जमींदार्स, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं उनके अंदर मेंबर्स को रेकमेंड कर सकते थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर पॉइंट और ये पर्टिकुलर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रिजल्ट हमें कांग्रेस के मॉडरेट फेज के जो लीडर्स थे उनके बेहतरीन काम करने की वजह से मिल रहा है। और यहाँ पर प्रोविंशियल काउंसिल्स के अंदर कौन रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, इन बॉडीज के नाम को आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो हमारे पास में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं इनके पास में कुछ पर्टिकुलर पावर्स थी, जिसके तहत एक तो ये नए लॉज बना सकते हैं, पुराने लॉज को रिपील कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीजें ये तभी कर सकते हैं जब इनको गवर्नर जनरल की परमिशन मिले। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अल्टीमेटली एक पॉइंट जो होता है वो यही होता है कि वीटो पावर तो प्रोविंशियल लेवल पे या तो गवर्नर के हाथ में है और सेंट्रल लेवल पे गवर्नर जनरल के हाथ में है। तो आपके हाथ में कोई पावर दे भी देंगे लेकिन उसके ऊपर वीटो हमेशा गवर्नर जनरल की होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का जो डिस्कशन है जिसको हमने 1773 से शुरू किया था वो कंप्लीट होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कैसे इंडियन जीरो रिप्रेजेंटेशन से सम लेवल ऑफ रिप्रेजेंटेशन तक पहुंच चुके थे, कैसे हमारे पास पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंप्लीट कंट्रोल था, फिर धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट अपना कंट्रोल एक्सटेंड करती है बाय क्रिएटिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल, फिर धीरे धीरे
रेवेन्यू, मिलिट्री, इन एस्पेक्ट्स के अंदर कंपनी जो काम कर रही है उसको रूल करने लगती है। और फाइनली 1858 में जो है क्राउन टेक ओवर कर लेता है और कंपनी के सारे राइट्स को अबॉलिश कर दिया जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर जो हमने लॉ के कोडिफिकेशन के पॉइंट्स थे, सुप्रीम कोर्ट कब बना, ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको आप सेग्रीगेटली बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। So with this students, our discussion of this particular lecture is complete. I hope you were able to understand all the topics thoroughly. Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video, and also don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much again.